अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर के अंदर सिर्फ ये सीखा था कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट क्यों करते हैं। हम का मतलब था यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैंने बताया था यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है जो कंपनी से अफेक्टेड हो। इन्वेस्टर हो गया, लेंडर हो गया, मैनेजमेंट हो गई, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और सर आप कह लें कि आपकी गवर्नमेंट हो गई। इन सब के अपने अपने कुछ मकासद होते हैं, मकसद होते हैं। इन्वेस्टर का मकसद होता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो वो कुछ रेशियोज कैलकुलेट करेगा जिसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर मैं ऑलरेडी इस कंपनी का इन्वेस्टर हूं तो क्या मुझे यहाँ पे रिटेन रहना है या मुझे कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग सम रेशियोज। और हर किसी के मकसद के लिए अपने अपने रेशियोज होते हैं। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इन्वेस्टर के लिए जो हमने पहला रेशियो लिखा हुआ था वो था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा बताया था मैंने? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप यहाँ पे देखें फोकस के साथ तो वो कह रहा है कि भाई इसको आप सब क्लासिफाई कर दें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। यानी इन्वेस्टर ये देखना चाह रहा है कि भाई अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी असेस करनी है किसी कंपनी की, तो एक तरीका प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने का है, एक रेशियो निकाल लेना है जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टर निकाल रहा है प्रॉफिट वाले रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें से वन ऑफ रेशियो कौन सा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब बिफोर वी कम टू दिस स्लाइड एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस स्लाइड, हम जरा यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो क्या ये रहा है, इसका मतलब क्या है, इस वाले रेशियो का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है उतने पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। अब हमें इसको ऑल टुगेदर तमीज से समझना पड़ेगा। अगेन देखो, अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट है ना कि भाई डेबिट क्रेडिट आता है, उसको अकाउंटिंग आती है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर यू इन्वेस्ट। तो ये जो रेशियो जैसे भी निकलेगा अभी सीखते हैं, ये रेशियो आपको क्या सिखाएगा कि भाई जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है उस पैसे के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। अगेन कह रहा हूं, दिस इज नॉट ईपीएस। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है वो अर्निंग्स जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की हैं पर शेयर। यहाँ पे शेयर का तस्करा नहीं है, यहाँ पे अमाउंट का तस्करा है कि कितने पैसे कंपनी में लगे हुए हैं और उस लगाए हुए पैसे के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है या कंपनी दे रही है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा डिविडेंड। नहीं, वो कह रहा है कि भाई रिटर्न मतलब कमाया कितना कंपनी ने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लीज सुनिएगा। देखो, ये वो वाली बात नहीं है कि डिविडेंड मिल रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, वो नहीं है कि एक बच्चा बैठा हुआ घर पे वो नॉर्मली सोच रहा है कि यार सर रिटर्न ऑन कैपिटल तो यही है ना जो डिविडेंड होगा। नहीं, वो ये कह रहा है कि कंपनी में जितना भी सरमाया पैसा लगा हुआ है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है। आपको नहीं दे रही है, कंपनी कितना कमा के दे रही है, उसमें से बांटेगी वो एक अलग बात है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। हम अभी यहाँ पे इस रेशो में क्या देखें, क्योंकि देखो इतनी बारीकियां इसके अंदर इंटरप्रिटेशन के मसले होते हैं, तभी मैं बहुत डिटेलिंग कर रहा हूँ इसकी। यहाँ पे आपसे सिर्फ इस रेशियो में ये रिक्वायर्ड है, आप ये देखें कि भाई कंपनी के अंदर जितना पैसा लगा हुआ है कंपनी उस पर कितना कमा के दे रही है, और फिर उसमें से बंटवारा होता है। तो बंटवारा इज समथिंग डिफरेंट, कमाना इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे वी आर असेसिंग रिटर्न, कमाया कितना कंपनी ने, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे सीखते हैं व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे सीखते हैं सर व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें ये भी तो सीखना ना कि व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद क्या है? भाई कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद ये है कि आपका बेसिक शेयर कैपिटल, आपका शेयर प्रीमियम, प्लस आपका रिटेन अर्निंग्स, प्लस आपके रिजर्व्स। बात समझिएगा बहुत सुकून से। मैंने आपको कहा यहाँ पे शेयर कैपिटल लगाए हुए पैसे, प्रीमियम भी लगाए हुए पैसे, सर रिटेन अर्निंग लगाए हुए पैसे कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, ये भी तो आपने कमाया है ना।
अगेन मेरी बात समझो, ये रिटेन अर्निंग भी तो आज तक की आपकी कमाई भी है ना। अगर आपने कंपनी से पैसे नहीं निकाले, इसका मतलब है ये कंपनी के अंदर ही मौजूद है, ऑल दो ये आपके कमाए हुए पैसे हैं। तो पैसे पे पैसा बनाना है ना, पैसे पे पैसा बनाना है ना, तो ये जो रिटेन अर्निंग्स है आपकी, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड के जुमरे में आएगा एज फार एज यू आर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इसका बेसिक मतलब क्या है, जितना पैसा आपका कंपनी में फंसा हुआ है, तो आपका पैसा कौन सा फंसा हुआ है कंपनी के अंदर, कैपिटल यस, प्रीमियम यस, रिटेन अर्निंग यस, क्योंकि उसमें से अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, और वो रिजर्व्स जो आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स क्रिएट हुए हैं। फर्दर प्लस इसको हम रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट। अब ये एक अलार्मिंग बात है भाई, अब जरा बात समझिएगा। लॉन्ग टर्म डेट, ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं आपको, जो कंपनी में पैसे लगे हुए हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि कंपनी में कैपिटल लगा हुआ है, प्रीमियम लगा हुआ है, रिटेन अर्निंग लगा हुआ है, रिजर्व इसी से क्रिएट हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट, ये पैसे हमने किससे लिए होंगे सर, लैंडर से, पर लगे हुए तो कंपनी में ही है ना। यानी कंपनी अगर ये देखना चाहे कि मैंने पूरा पैसा कितना लगाया, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है कि शेयर कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है entire amount that has been injected in the company, entire amount that has been injected in the company। इस कंपनी के अंदर कितना पैसा इंजेक्ट हुआ हुआ दिख रहा है आपको अभी एज ऑफ नाउ, आप कहेंगे कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिजर्व और लॉन्ग टर्म डेट। अब आप बीइंग अ इन्वेस्टर ये देखेंगे कि इन सबको जमा करके कंपनी कितना कमा के दे रही है। तो हमने कहा ये मैं रख दूंगा, ये मैं रख दूंगा ऑल टुगेदर डिनोमिनेटर में, और ऊपर रखूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे इसको हाईलाइट करते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब समझते हैं, क्योंकि मतलब नहीं समझ आएगा बेकार है इंटरप्रिटेशन। आपने सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों नहीं रखा, और उसमें प्रॉफिट, भाई बात समझिए ना, एक तो होता है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखे, सर आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट रखा, यानी उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ। क्योंकि रीजन है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी जिसके मैं एनालिसिस बना रहा हूं, वो कंपनी शेयर होल्डर्स को प्लस लैंडर्स को कितना कमा के दे रही है। तो जब मैंने पैसे सबके रखे हैं तो अर्निंग्स भी ऊपर सबकी रखूंगा ना। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखता, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखता ऊपर, तो इसका मतलब ये होता कि मैं ये रेशो निकाल रहा हूं इंटरेस्ट को बांटने के बाद, इंटरेस्ट को बांटने के बाद, जबकि मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो शेयर होल्डर्स का भी है, लैंडर्स का भी है, लगाया हुआ पैसा, कंपनी में टोटल लगाया हुआ पैसा। तो कंपनी टोटल असेसमेंट करेगी ना कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया इंटरेस्ट को और टैक्स को बांटने से पहले वो कितना है, तो इन सबके लिए होगा वो। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट व्हाई यू आर पुटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हियर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने नीचे सबके पैसे रखे हैं ना, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट हो। मैं कह रहा हूं जब सबके पैसे आपने नीचे चिपका दिए, तो ऊपर जो अर्निंग्स हैं वो भी सबकी रखो। आप असेस करना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स प्लस लैंडर्स के लिए कितना कमाया, तो इंटरेस्ट को हटा के देखोगे या उसको इंक्लूड करके। भाई इसको इंक्लूड करके, इंटरेस्ट को माइनस किए बगैर देखो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया अपने शेयर होल्डर्स को और लैंडर्स को। दैट्स व्हाट वी कॉल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इस कैपिटल एम्प्लॉयड के रिटर्न में से अगर आप इंटरेस्ट को हटा दोगे तो बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो सिर्फ किसके पैसे बच जाएंगे, सिर्फ किसके पैसे बच जाएंगे सर, सिर्फ आपके शेयर होल्डर्स के पैसे बच जाएंगे। उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर के पैसे हटाओगे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे बच जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट इट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की समरी क्या है,
भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि वो पैसा जो कंपनी में कुल मिला के लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स और लैंडर्स का, तो आप इन दोनों का रिटर्न देखना चाहते हैं कि इन दोनों को मिला के कितना कमाया, इन दोनों के लिए कितना कमाया सॉर्ट ऑफ। तो इन दोनों के लिए कितना कमाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स होगा, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड यानी प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स। आप बोले वो जो इनके लिए कमाया, अब इसके बाद इसका बंटवारा होगा। तो अगर आप इन सबका रिटर्न देखना चाहते हो तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स देखो, माइनस किए बगैर, क्योंकि जेन्युइनली आपने इनके लिए इतना कमाया है। बात क्लियर है? तो आए जी अपनी स्लाइड पे चलते हैं वापस से। यहां पे ये कह रहा है कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप ऊपर रखे और नीचे शेयर कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि वो भी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपको सॉर्ट ऑफ परसेंटेज मिल जाएगी। ये रेशियो आपको क्या बताता है? ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी में अगर 1 रुपया लगा हुआ है तो हर 1 रुपये के ऊपर कंपनी कितना जनरेट करके दे रही है। आई एम नॉट सेइंग कि कितना बांट रही है, आई एम सेइंग कितना जनरेट करके दे रही है। किसको जनरेट करके दे रही है? सर आपके लैंडर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को, आपके लैंडर्स को, आपके शेयर होल्डर्स को। तो हम यहाँ पे रीड भी करते हैं, मैंने तुम लोगों के लिए कॉमेंट्री लिखी हुई है। ये बताता है कि कंपनी हर 1 रुपये के कैपिटल एम्प्लॉयड पर, यानी कैपिटल का मतलब अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं आपको बार बार कि यहां पे कैपिटल का मतलब डजंट मीन कि शेयर कैपिटल, यहां पे कैपिटल का मतलब है कंपनी में लगाया हुआ पैसा। यानी ये रेशियो आपको ये बताएगा कंपनी में अगर 1 रुपया लगा हुआ है, कंपनी में अगर 1 रुपया लगा हुआ है तो उस 1 रुपये के ऊपर कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, कितना कमा के दे रही है सबको, वहां सबकी बात कर रहा हूं, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट। अच्छा, ये रेशियो जितना हाई होगा मतलब कंपनी उतना अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ये रेशियो जितना हाई होगा उसका क्या मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। यानी अगर मैं आपको सवाल दूं और मैं 2 कंपनीज का डेटा दे दूं, सही है जी, और मैं आपको बोलूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालो, कमेंट करो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालो, कमेंट करो, तो कमेंट करने के लिए आपको अंग्रेजी चाहिए और उससे पहले एक सोच चाहिए कि इस रेशो का मतलब क्या है। तो इस रेशो का मतलब यह है कि कंपनी में तमाम लगाए हुए पैसे के ऊपर कंपनी कितना इनकम जनरेट करके दे रही है। तो अगर 2 कंपनीज में से एक कंपनी आपको बेहतर दिखे तो आप उसमें लिख पाएंगे कि इट शोज दैट द कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी बिकॉज द कंपनी ए इज यूटिलाइजिंग इट्स फंड्स एफिशिएंटली एंड जनरेटिंग मोर रिटर्न एज कंपेयर टू कंपनी बी। तो ये सॉर्ट ऑफ लिखने का तरीका होगा, तो उसकी अंग्रेजी आपको यहां से मिल जाएगी, पर लिखेंगे तब ना जब समझ होगी। तो वो समझ में यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं। ये क्या बताता है? हर एक लगाया हुआ रुपया कंपनी पे कितना जनरेट करके दे रही है उस पर। यानी मैंने अगर 1 रुपया कंपनी में लगाया, चाहे वो डेट की मद में हो चाहे वो इक्विटी की मद में हो, कंपनी कितना कमा के देगी उसके ऊपर। दिस इज व्हाट इट शोज। और ये जितना हाई होगा मतलब कंपनी उतना ज़्यादा एफिशिएंटली अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मैनेज कर रही है अच्छे से, क्योंकि रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है। और एक और चीज़, अब ज़रा टेक्निकल बात करते हैं। टेक्निकल बात यह है, आपको नहीं लगता कि मेरा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ROCE, ये ज़्यादा होना चाहिए उस रिक्वायर्ड रिटर्न से जो मेरे शेयर होल्डर्स और लैंडर्स मांगते हैं। ये बात थोड़ी हैवी हो गई ना, सुकून से समझते हैं। मैं कह रहा हूं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका ज़्यादा होना चाहिए उस अमाउंट से जो कि रिक्वायर्ड बाय कैपिटल प्रोवाइडर्स है। और मेरे कैपिटल प्रोवाइडर्स कौन है? शेयर होल्डर्स, लैंडर्स। शेयर होल्डर्स, लैंडर्स। अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैंने जो लोन लिया हुआ है वो 10% पे लिया हुआ है, मेरे शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड मांगते हैं, जो रिटर्न मांगते हैं, वो मांगते हैं 5%, तो क्या मैं कह सकता हूं ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 15%। बहुत सुकून से समझते हैं ना, क्योंकि मैं आपको बिजनेस सेंस सिखा रहा हूं। अकाउंटिंग तो आप कर लेंगे, पर अकाउंटिंग के बाद इंटरप्रिटेशन इज द की थिंग एंड की एलिमेंट, एक गेम है। अगेन मैंने लोन कितने पे लिया हुआ है? 10% पे। शेयर होल्डर्स कितना मांगते हैं? 5%। तो क्या मैं कह सकता हूं रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे कैपिटल प्रोवाइडर्स का कितना है? 15%। 15%। और अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं 12%, तो क्या ये अच्छी पिक्चर है? नहीं।
तो ये आपको लिखना होगा एग्जाम में कि द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन है, लेंडर जो पैसे दे रहा है वो भी इन्वेस्टर ही है ना कंपनी का, क्योंकि वो टेक्निकली अपना इंटरेस्ट मांगेगा, और शेयर होल्डर्स जो है अपना रिटर्न मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका ROCE जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमेशा रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लैंडर्स की और अपने शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि कंपनी इज नॉट रनिंग एफिशिएंटली। तो एटलीस्ट उतना तो कमाओ कि उनकी पूरत कर सको। तभी तो मैं कह रहा हूं कमाना अलग बात है, बांटना अलग बात है, यहाँ पे बात हो रही है कमाई की। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर आगे, कंपनीज रिटर्न शुड ऑलवेज बी हायर देन द कॉस्ट एट विच द फंड्स वर एक्वायर्ड। अब इस कहानी का मतलब समझ आएगा, कंपनीज रिटर्न शुड ऑलवेज बी हायर, कंपनी का रिटर्न, कंपनी का ये वाला रिटर्न हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस वाली कॉस्ट से जिसपे फंड्स एक्वायर किए गए। और फंड्स किन लोगों से एक्वायर किए गए, शेयर होल्डर्स से, लैंडर्स से। हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा इसलिए होगा ताकि तुम इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सको। बात क्लियर है? अच्छा जी आगे, मतलब अगर लोन लिया 15% पर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 10%, तो कंपनी पैसा लूज कर रही है, क्योंकि उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, कमा नहीं रही है बल्कि अपनी रिटेन अर्निंग्स को यूज करेगी इन ऑर्डर टू पे योर रिक्वायर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट। बात क्लियर है? तो सर अगर हम ये कहें कि भाई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसका ROCE स्टेबल होगा और इंक्रीजिंग होगा, लॉजिकल सी बात है। मैं अगर इन्वेस्टर हूं और मैं किसी कंपनी का ROCE निकाल रहा हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आई विल लुक एट कि क्या उसका जो प्रोवाइडेड रिटर्न है क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है और स्टेबल है, ऐसा तो नहीं है कभी गिर जाता है फिर ऊपर, फिर गिर जाता है फिर ऊपर। अनस्टेबल कंपनी में रिस्क होता है ज़्यादा। और ये मैं क्यों आपको कमेंट्री बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बच्चों ये लिखनी होगी एग्जाम में। अगर तो इस रेशियो के बारे में बात कर रहे हो तो हालात वाकयात देख के चिपकाना है इसको। बात क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एक इलस्ट्रेशन आपके सामने आ रही है, जरा फोकस होकर देखिएगा। हमने कहा सर यहाँ पे कुछ डेटा इस तरीके से आपको गिवन है कि कंपनी ने अचीव किए हैं फॉलोइंग बैलेंसेस इन दिसंबर 31 2018। दिसंबर 31 2018 ये बैलेंसेस अचीव किए हैं, सही है जी, 18 और 19 में 2 सालों का डेटा है, सही है जी। अच्छा अब अगर मैं ये कहूं कि भाई कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, बैंक लोन्स हैं, और नीचे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नीचे लिख के दिया हुआ है इंटरेस्ट के जो चार्जेस हैं बैंक लोन के ऊपर वो कितने हैं, 30,000 रुपए। अब मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं। सबसे पहले मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का तरीका यह है कि सारी इक्विटी को और लोन को, लॉन्ग टर्म लोन को प्लस कर लो, ये आपका मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इस सवाल के अंदर अगर मैं 18 और 19 को देखूं तो मैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूं 2 सालों का, ताकि मैं ये देख लूं, क्योंकि देखो मुझे 2 सालों का डेटा नहीं गिवन ना। अगर मुझे 2018 का भी प्रॉफिट गिवन होता तो मैं 2018 का अलग से ROCE निकालता और 2019 का अलग से निकालता। पर इस केस के अंदर मुझे से 2019 का गिवन है, तो मैं अच्छी एनालिसिस के लिए मैं एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। कैसे आए देखते हैं। मैंने कहा कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग बैंक लोन, सही जी, इधर देखिएगा। हमने कहा इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। मैंने कहा आपके पास कैपिटल प्रीमियम रिटेन अर्निंग बैंक लोन, सही है जी, ये 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख। हमने कहा कि सर 2 लाख, 5 लाख, अच्छा 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 2 लाख। हमने कहा सर ये आ गया आपके पास अमाउंट, सही जी। ये क्या था, शेयर कैपिटल, ये आ गया शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सही है, और लोन्स। फिर हमने कहा कि भाई इसके बाद आप आ जाएं 2 लाख, कैपिटल विल रिमेन अनचेंज 1 लाख,
सही जी, रिटेन अर्निंग आपकी कितनी हो गई? 6 लाख, यानी आपने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि ये पैसा भी तो कंपनी में ही रह गया ना, और आपके लोन्स हो गए 5 लाख के। आपने कहा सर इसको सम कर लिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो मैंने कहा 1 मिलियन प्लस 1.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा ये देख लेते हैं सर कि ऑन एवरेज मैंने कितने पैसे लगा दिए थे 2 सालों में, 1.2 मिलियन। यार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है जी, ये आ गया 1.2 मिलियन, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब समझने की बात ये है कि मुझे सवाल के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर कितना है? 2,10,000। क्या आपको ये बात पता है कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,10,000 रुपए का, 2,10,000 रुपए का, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है। आप तो सबका रिटर्न निकाल रहे हैं ना कि सबको कितना कमा के दिया, तो इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करो। हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर नीचे सवाल में दिया हुआ है 30,000 रुपये, तो हमने कहा 30,000 रुपये। तो हमने कहा अब जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास ये जो आ गया ना, ये वाली अमाउंट, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वाली अमाउंट, यानी ये सबकी कमाई है, ये सबके पैसे, सबकी कमाई। तो आप ये देख रहे हैं सबको कितना कमा के दिया, सही जी। तो हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे सर डिनोमिनेटर में ये रखें और इसकी हम अगर फॉर्मेटिंग सही कर लें ताकि ये यहाँ पे आ जाए 1.2 मिलियन, और यहाँ पे हम रख देते हैं 240, ये आ गया 240। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि सर ये 240 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास जो ROCE है वो कितना आ जाएगा? %20 का। आए देखते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये आ गया एवरेज, हमने इसको ऐड किया और हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ऑन एवरेज कितने पैसे फंसे हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा साल के आखिर में कितने फंसे हुए थे, मैं ये नहीं कह रहा साल के शुरू में कितने फंसे हुए थे, मैं कह रहा हूँ दोनों के एवरेज कितने फंसे हुए थे। और मैंने अगेन ये क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 2 अलग अलग सालों का डेटा गिवन नहीं है। अगर पिछले साल का गिवन होता तो मैं पिछले साल का ROCE अलग से निकालता, इस साल का ROCE अलग से निकालता। यानी अगर ऐसे सिचुएशन है, सिर्फ 1 साल का डेटा है, तो व्हाट डू वी हैव टू राइट? वी विल राइट कि दिस रिप्रेजेंट्स फॉर एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड, हर 1 रुपया जो इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी उस पे 20% कमा के दे रही है। ये सिचुएशन क्या बता रही है कि जो 1 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी उसके ऊपर 20% कमा के दे रही है। और अगर मैंने ये फंड्स लिए हुए थे कुल मिला के 16% पे, दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज यूजिंग इट्स फंड्स एफिशिएंटली। तो अगर हम यहाँ पे देखें कमेंट में, तो यहाँ पे लिख के देता है ये कि भाई द 20% रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट्स अ रिटर्न ऑफ 0.2 ऑन एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। ये आपने लिखा, आपका जवाब मुकम्मल हुआ, आपको मार्क्स मिल गए। बात क्लियर है? चलें जी, इसका एक अगला पड़ाव भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आ जाए, अगले क्वेश्चन के अंदर हमने कहा 2 कंपनीज का डेटा आपको गिवन है जिसमें आपको कंपनी ए और कंपनी बी के बारे में बता रहा है कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, यानी लाइक टू लाइक का कंपैरिजन होता है ना, यानी एक अगर फार्मा कंपनी है तो दूसरी भी फार्मा कंपनी है। आगे ईयर एंड 2016 और ये डेटा आपको गिवन है। माशाल्लाह उसने कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दे दिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दे दिया है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, सही है जी, तो मुझे ROCE कंपनी ए का जो मिलता है वो 14.76% मिलता है और इसका मिलता है 21.46। आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए कि भाई क्या कंपनी ए अच्छी है, क्या कंपनी बी अच्छी है? सर आपका जवाब आएगा कंपनी बी अच्छी है। अगर आज के हालात वाकयात देखूं, अगर
आज के हालात वाकई देखूं, एज ऑफ नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड दैट द कंपनी बी इज मैनेजिंग इट्स फंड्स मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू कंपनी ए। ये अंग्रेजी आपने लिखनी होगी, बिकॉज on every 1 rupee invested, company B is generating 21.46% return as compared to company A that is 14.76%। ये लिख के जवाब हो गया आपका। पर आप इसमें मजीद भी लिख सकते हैं कि आपने पिछले सालों के ट्रेंड्स को भी फॉलो करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ए 9% से 14 पे आई हो और कंपनी बी 25 से 21 पे आई हो, तो मतलब ये हो सकता नहीं यूं उल्टा जा रहे हो। तो जितने ट्रेंड एनालिसिस आपके पास होंगे उतना अच्छा होगा। लेट मी शो यू। अभी क्या लिखा हुआ है मैंने, बेस्ड ऑन द फिगर्स गिवन कंपनी बी अपीयर्स टू बी यूजिंग इट्स कैपिटल बेटर देन कंपनी ए, जो हमने बात कही। और फिर कंपनी बी कैन इन्वेस्ट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट बैक इनटू द बिजनेस। कंपनी बी के पास क्योंकि बचेगा ज्यादा तो वो री इन्वेस्ट भी ज्यादा करेगी आगे। While we see the company B ROCE is higher than the company A, yet there is not a lot to be attained from the using this data। यानी बोल रहा है कि लाजमी नहीं है कि इस डेटा पे हम कंक्लूड कर लें। क्यों? क्योंकि greater insight can be achieved सही जी if trends over time are analyzed। यानी if अगर मैं ट्रेंड्स देखूंगा प्रीवियस ईयर्स के तो मुझे ज्यादा एक अच्छी पिक्चर मिलेगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि भाई क्या सूरत हाल हालात वाक़यात हैं। अगर ऐसा हो रहा हो कि कंपनी ए नीचे से ऊपर आ रही हो, कंपनी बी पीछे से नीचे आ रही हो, तो अगेन फिर हमारे लिए कंपनी ए अच्छी होगी क्योंकि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ मच डेटा यू हैव गॉट। तो आपने ये लिखनी है बातें, और ये बातें मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आप इसको दिमाग में नक्श कर लें। बात क्लियर है? तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगली क्लास में अगला रेशियो। जज़ाकल्लाह।